नाज़रीन आदाब, मैं आपका मेज़बान केवी जानी आपका इस्तकबाल करता हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ करने आगे बढ़ने के लिए सिमत का तयन करना पड़ता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर जाएगी। और आज की हमारी मेहमान एंकरिंग की दुनिया का ताबिंदा सितारा, जिन्हें आप और हम नादिया के नाम से जानते हैं। जिन्होंने अपने कैरियर को वसअत देने के लिए कामयाबी के ख्वाबों को पंख लगाकर एक नई परवाज के लिए मुंबई का रुख किया और अपनी दिलकश अंदाज, दिल फरेब आवाज़ से एंकरिंग की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। इनकी जस्तजू और लगन ने न जाने कितनी इवेंट्स में रंग बिखेरा और कामयाबी से हमकनार किया। तो आइए मुलाकात करते हैं नादिया से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सभी नाजरीन को नादिया का आदाब, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पर हैदराबादी सितारे में इनवाइट किया। जी जी। नादिया, आपका जो सफ़र शुरू हुआ वो हैदराबाद से, लेकिन आपने फिर मुंबई का रुख किया एंकरिंग के ज़रिए, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, ये एक ऐसा सफ़र है, कभी कभी मैं खुद सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि ये टर्न मैंने लिया कैसे। तो शुरुआत हुई थी 2011-12 में कुछ एंकरिंग की, और लगभग 3-4 साल तक जो चली। हैदराबाद में मुझे बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स मिले, जैसे कि आपको पता है IPL शो, फिल्म फेयर रेड कारपेट, फिल्म फेयर प्रेस मीट। तो ये सभी ब्रांड्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने के बाद एक ऐसा टाइम आ चुका था जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे और बड़ा करना है। एंड सॉरी टू से कि यहाँ पर एक लिमिटेशन आ रहा था तेलुगु का। अच्छा। तो तेलुगु मुझे फ्लुएंट नहीं आता है, और मेरे अंदर ऐसे था कि नहीं, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना है, बड़े शोज़ में परफॉर्म करना है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मेरा फोटे है हिंदी और इंग्लिश, तो क्यों ना मुंबई की तरफ टर्न लिया जाए। मेरा फोकस था 2 चीज़, एक है पैन इंडिया इंटरनेशनल शो और दूसरा था मूवी एंड फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा। जैसे ही मुंबई में गई थी तो जो मेरा फर्स्ट फोकस था वो कंप्लीट होता जा रहा था, वो मुझे अचीव भी हो रहा था। जैसे मैंने इंटरनेशनल काफ़ी सारे शोज़ किए, लंदन, थाईलैंड, दुबई, अफ्रीका, इनफैक्ट आपके थ्रू बाकू का भी शो किया मैंने। तो ये सारा कुछ कर रही थी, मेरे सारे अचीवमेंट्स अचीव हो रहे हैं। अभी जो एक्टिंग होती है उसको टाइम देना पड़ता है, तो उसका जो बोलते हैं ना, सही समय आया था इस लॉकडाउन में। तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी आगे आपके अगले सवाल के बाद। बिल्कुल। आप काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि मेरे सवाल के बाद आप जवाब देने वाली हैं। अच्छा नादिया, मुंबई शहर ख्वाबों का शहर, अब वहाँ जाना, वहाँ पर जमना, अपना मुकाम बनाना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? तो शुरुआत में इतना एक्साइटमेंट था, इतना ज़ील था कि वो मुश्किल नहीं लग रहा था, वो होता जा रहा था। मुश्किल मुझे तब लगा जब पता चला कि मुंबई में एक्चुअली है क्या, असलियत क्या है मुंबई की, कि वहाँ पर इतने सारे लोग हैं और वहाँ पर सिर्फ टैलेंट को देखा जाता है। ऐसे नहीं है कि 5 एंकर है, अच्छा आप अवेलेबल हो, आप नहीं हो, अब आप हैं तो आप आ जाइए, ऐसे नहीं है। तो तब मुझे जब ये बात समझ आई, मैंने तब तक इतने वर्कशॉप्स कर लिए थे सभी के, कि काफ़ी धीरे धीरे अपनी भाषा पे मेरी जो पकड़ है वो अच्छी होती गई। हिंदी हो गया, उर्दू हो गई, और थिएटर में हमेशा प्रैक्टिस करती रहती हूँ आवाज़ के लिए। Please join your hands together and welcome the very first performance, Punjabi performance on the stage, followed by the Bollywood and then the Punjabi performance. तो उस हिसाब से ये आसानी से चलता गया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है वो चलती रही। अच्छा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे आप डॉक्टर की बात कहो, हाँ, तो वो कहेंगे मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, लॉयर कहेगा कि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। वैसे एक आर्टिस्ट जो अपने आप को आर्टिस्ट मानता है, एक एंकर जो अपने आप को आर्टिस्ट मानेगी, वो हमेशा प्रैक्टिस में रहेगी। अच्छा। तो बस ये प्रैक्टिस से चीज़ें स्मूथ होती गई। अच्छा, लेकिन नादिया, आप हैदराबाद इवेंट इंडस्ट्री से जुड़ी रही जी। उसके बाद मुंबई इंडस्ट्री में आप कितना फ़र्क महसूस किया? यहाँ पर ऐसे कि प्लेट में सब कुछ मिलता था, ये कॉम्प्लीमेंट है हैदराबाद के सभी इवेंट मैनेजर्स के लिए, प्लेट में सब कुछ मिलता था। और वहाँ जाने के बाद हमें जो है ना, बुफे में अपने आप को सर्व करना है सब कुछ। इट्स लाइक दैट कि हमें ही देखना है कि आगे क्या करना है, कैसे शेप इन करना है। चीज़ें हमारे पास नहीं आएगी, हमें जाना है और हमें चुनना है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं।
मुंबई की एक खास बात, अगर मैं इस इंटरव्यू को ईमानदारी के साथ ओपनली कहूँगी तो मुंबई में कई डाइवर्शंस भी है, डिविएशंस भी है, तो इसमें हमें चूज ही होना होगा। अच्छा जी। लेकिन एक बात है नादिया कि हैदराबाद में इवेंट्स में आप लगातार बिजी थी, जी। तो क्या वजह रही होगी? क्या यहाँ आपको वो रेम्यूनरेशन मिल नहीं पा रहा था, या फिर आपके कॉर्पोरेट जो शोज थे वो कम हो गए थे? एक ऐसा था, शोज तो काफ़ी अच्छे हो रहे थे, बट वो जो टर्न था ना कि कुछ शोज हट रहे हैं जहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग एंकर चाहिए, तेलुगु एंड इंग्लिश, तो वो जो मुझे बड़ा स्टेज चाहिए था वो एक था कि मुझे एक्सपैंड करना था। दूसरा, शायद कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें और जो चाहिए उसकी जो इच्छा है, शायद वजह वो है मेरे मुंबई में जाने की, बट आगे ही पता चलता है कि एक्चुअल वजह क्या थी। अच्छा। नहीं, एक बात है कि देखिए इवेंट इंडस्ट्री यहाँ पर भी है, हाँ। मुंबई में भी है, हर शहर में है। हाँ। लेकिन पेमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, रेम्यूनरेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ के पेमेंट्स मैं समझता हूँ दुगना होते हैं या क्या होते हैं वो तो कुछ तो है वजह। नहीं, दोनों ही चीज़ होती है। अगर आपने अपना नाम बना लिया तो जो आप कहोगे वो होगा। कहा जाता है कि मुंबई के एंकर्स हाईली पेड होते हैं, क्योंकि जब यहाँ बुलाए जाते हैं तो पेमेंट ऑफ कोर्स बढ़ के होती है, बट अगर आप वहाँ नए हैं तो बिल्कुल आपको ज़ीरो से शुरू करना है। अच्छा। हाँ, तो शुरुआत ज़ीरो से ही होती है और उसके बाद वो बढ़ता है, अपना नाम बनाना या फिर आपको उस लेवल तक जाना है वो। तो वहाँ मनीष पॉल भी है और वहाँ पर ऐसे भी एंकर है जो शायद बहुत मिनिमल चार्ज करेंगे, तो आप किस तरफ जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मुंबई नाम है, पर उस नाम को इनकैश हमें ही करना है। अच्छा, लेकिन नादिया देखिए हैदराबाद में है तो आपको जो रेगुलर एंकर्स है उनसे कंपटीशन होता है। हाँ। लेकिन मुंबई में तो सारा हिंदुस्तान के एंकर्स, वहाँ जिस तरह आप गई हैं वैसे कई एंकर्स मुंबई से जुड़ना चाहती हैं और वहाँ के कॉर्पोरेट शोज करना चाहती हैं, और इसका जो कंपटीशन का मामला है वो आप थोड़ा सा बताइए। उसका जो पैमाना है हाँ, वो थोड़ा सा अलग सा है हाँ, ना मुंबई शहर का, तो वो थोड़ा। बहुत ही सही टाइम पर आपने ये सवाल रखा कि हैदराबाद में ऐसे है कि आपका कंपटीशन है हैदराबाद के, अगर आप कॉर्पोरेट में एक्सपर्ट है तो कॉर्पोरेट एंकर्स से, अगर वेडिंग में है तो वेडिंग एंकर्स से, और दोनों में है तो दोनों से। बट वहाँ ऐसे है, इतना वास्ट है कि आपको सेलिब्रिटी एंकर्स भी है, आपको कोई भी है उनके साथ कंपटीशन है, पैन इंडिया जैसे कि आपने कहा। तो बिल्कुल ये होता है पैन इंडिया कंपटीशन, और मुंबई में वही सरवाइव करता है जिनको सीखने की यानी कि प्रैक्टिसिंग की इच्छा है, वरना वापस आने की बहुत बार ऐसे कॉलिंग आता है, इंटरनल कॉलिंग की, चलिए वापस जाते हैं। नादिया, एंकरिंग के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो हमें ज़रूर बताइए। जी, तो जैसे हम स्टेज पर जाते हैं और स्टेज पर हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, तो सबसे पहले हमारा अपीयरेंस में सब कुछ आएगा, यानी कि मेकअप की बात अगर करेंगे, लुक्स की बात करेंगे, हेयर, तो जो आपका बेस्ट है वो आपको देना है, ठीक है। अगर हेयर शॉर्ट है तो शॉर्ट हेयर में आप जो बेस्ट दे सकते हो वो, और फिर इसके बाद आती है भाषा। अच्छा। आपकी लैंग्वेज, आपकी स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्ट ऐसे होता है कि जैसे आप खुद लिखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा, और उसके साथ साथ अगर आप गूगल से भी थोड़ा बहुत जान लोगे, क्योंकि आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, इवन अगर आप संगीत की स्क्रिप्ट कहोगे या कॉर्पोरेट स्क्रिप्ट कहोगे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा और आपको ज़रूर मिलेगी। स्क्रिप्ट पर ज़रूर काम करना है, क्योंकि जो लोग वॉर पर जाते हैं उनका वेपन होता है उनकी तलवार, वैसे ही हमारा जो वेपन है वो है स्क्रिप्ट। अच्छा। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। इवेंट किस तरह का है इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है, उसका एजेंडा होना ज़रूरी है। अभी एजेंडे में ये भी हो सकता है कि कहीं रुकावट हुई तो आपके पास कुछ फिलर्स भी होना ज़रूरी है कि यहाँ अगर रुकावट होती है, चाहे मेरी ही फैमिली का फंक्शन है, मेरे ही परिवार का फंक्शन है, पर यहाँ अगर रुकावट होती है तो मेरे पास फिलर क्या है। तो जितने ही लोग, मुझे अभी रिसेंटली भी किसी ने अगर मैसेज किया है तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ, एजेंडा लो, फिलर्स रेडी करो, और प्लीज़ अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो, क्योंकि जो नए होते हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो खुद लिखें। अच्छा। बहुत मज़ा आता है। और साथ ही साथ ये जो सीखने का प्रोसेस है ये चलता ही रहना है। जैसे मैं स्टेज पर जब आई थी शुरुआत में, मुझे आज भी याद है केवी जानी जी, आप सबसे पहले जब परफॉर्म किए थे, अच्छा कंप्लीट उर्दू में, और तब तो मेरी हैदराबादी हिंदी थी, आपको अगर याद होगा प्रेम लैमिनेट्स, हाँ, ठीक है, प्रेम लैमिनेट्स के लिए,
और मैं बस आपको देख रही थी कि क्या टैलेंटेड है, क्या उर्दू बोलते हैं। और अभी तो आपकी उर्दू माशाल्लाह सुपर्ब, आपके सारे इंट्रोडक्शंस इंक्लूडिंग माइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और ये ज़रूर है कि आपने खुद ने लिखा है, आपने होमवर्क से लिखा है ना, इसीलिए इतनी तारीफ आपको ऑन शो भी मिल रही है। और मुझे पता है कि इस शो में ऑडियंस भी ज़रूर लिखेगी कि हाँ, जानी भाई का जो आज इंट्रोडक्शन है, मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो कहेंगे कि जानी जी का आज जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि वो भी नोट करेंगे। तो ये एक चीज़ है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी, प्रेम लैमिनेट्स इवेंट में आपने तालियों के फ़ायदे के बारे में बताया था, एक जोक कहा था, वो मुझे इतना अच्छा लगा और ऑडियंस का रेस्पॉन्स देखकर इतना टचिंग लगा कि वो मैं कई शोज़ में मैंने यूज़ किया है। पर जब भी आप शो में आते हो मैं नहीं रिपीट करती, क्योंकि ये आपकी लाइन्स है, आप तक ही होनी चाहिए, तो उससे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आता है। तालियों के फ़ायदे गूगल पे ज़रूर देखना, केवी जानी जी का शो। थैंक यू। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी मैं इसे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करती हूँ, मेरी आंखों के सामने आप आते हैं। अरे थैंक यू, शुक्रिया नादिया याद रखने के लिए, थैंक यू। बिल्कुल। कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड हो या फिर एंकरिंग की इंडस्ट्री हो, वहाँ पैर जमाने के लिए क्या रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, गॉडफादर का होना ज़रूरी है, आप क्या समझती हैं? बिल्कुल, अपने कॉन्टैक्ट्स, रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर गॉडफादर होता है तो एक इजी स्मूथ क्या है, हमें गाइडेंस मिलती रहेगी। तो गॉडफादर का होना ज़रूरी है। पर मुझे जो है, जितने भी रहे हैं मेरे गुरु रहे हैं। जैसे थिएटर में हैदराबाद से विनय वर्मा, फिर वहाँ पे शिव करण, आलोक उल्फत, और अभी अभी मैंने कलरी पाइतो की क्लासेस स्टार्ट की। अच्छा। तो कृष्ण नाम है उनका। तो ये सारे मेरे गुरु रहे हैं। बट एक जो गॉडफादर होता है ना, जो आपको कंप्लीट गाइड कर रहा है और आगे ले जा रहा है, वो नहीं है। अच्छा। पर होना ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा नादिया, ये बताइए कि मशहूर होना कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में? मशहूर होना एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ना, जो हमारा खुद का एक खुशी मिलती है हमें। पर उस मशहूर होने पर हम उसे किस तरह से लेकर जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है टोटली कि आप किस किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जैसे मशहूर ढिंचक पूजा भी हुई थी, है ना। और मशहूर अगर हम अभी रिसेंटली नाम लेंगे नेहा कक्कर, क्योंकि अभी अभी शादी हुई है। बट इनके डाइवर्शंस कैसे हैं, इनसे ऑडियंस को क्या मिलता है, क्या मैसेज मिलती है, क्या मोटिवेशन मिलता है। मेरा हमेशा से केबी जानी जी ये मोटिव रहा है कि मैं जैसे ही मशहूर हूँ या जैसे ही मेरा फेम बढ़े, तो वो इस तरह से बढ़े कि मैं किसी को एक मोटिवेशन दूँ, एक प्रोत्साहन दूँ, है ना। मेरा उस तरफ होती है रुचि कि टुवर्ड्स सोसाइटी हम कर क्या रहे हैं। हम अपने लिए तो कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, नेम, फेम, मनी, सब कुछ, बट हमने सोसाइटी को क्या दिया। अच्छा। हाँ, हमने नेशन को क्या दिया। तो आपको शायद पता होगा अभी वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वर्ल्ड पीस एम्बेसडर जो मूवमेंट है, उसमें मुझे वर्ल्ड पीस एम्बेसडर का खिताब मिला है अभी जनवरी में। अरे क्या बात है। जी जी, बहुत बहुत मुबारक। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है, आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें। लेकिन एक बात है नादिया कि मशहूर होने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे ही आपको फेम मिलता है, आपको देखिए, आपके जो इवेंट्स इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, लोग आपसे जुड़ते हैं और आपको काम बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। हाँ हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए कि भाई आपको फेम होना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, फेम से जैसे लोग जानने लगे, स्पेशली जो हमें काम दे रहे हैं वो, तो ऑफ कोर्स वो काम और बढ़ता जाता है। और अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जो जितना फेमस होता है उसको उतनी मूवी या उतने प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने वर्ल्ड पीस की बात कही और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जुड़ता है, वो ये कि अब आपकी अपनी जो कामयाबी है, इसका आप क्रेडिट किसे देना चाहेंगी, किस्मत, मेहनत या फिर फेम? मेहनत। हाँ, मेहनत। मैं किस्मत, मुझे ऐसा लगता है किस्मत बनाई जा सकती है,
और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के साथ इस पर कंट्रोवर्सी भी होती है, पर मेरा ये मानना है कि किस्मत बनाई जा सकती है, पर मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत और चालाकी मैं ऐड कर दूंगी, ये आपने पूछा नहीं था। मेहनत और स्मार्ट वर्क मैं कहूँगी, चालाकी नहीं, बट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अच्छा, ये मेरा मॉर्निंग मंत्रा होता है, आई एम हार्ड वर्कर एंड स्मार्ट वर्कर। नहीं मेहनत तो सभी लोग करते हैं जी। अगर आपको किस्मत साथ ना दे तब आप क्या करेंगे? वो भी मतलब ऐसे हो जाएगी, कन्विंस हो जाएगी, वो बिल्कुल कन्विंस हो जाएगी। मैं अपनी कहानी कह रही हूँ मेहनत पर। तो एक छोटा सा कोई वाकया आप बता सकती हैं ऐसा जो आपके साथ गुजरा हो? और इत्तेफाक ऐसे था कि मेहनत चल रही है, कलरी पाइतू की क्लासेस, थिएटर क्लासेस, सब कुछ चल रही है, लॉकडाउन सब कुछ बंद है, राइट। तो अगर हम किस्मत की बात करेंगे तो अभी वर्क आना नहीं चाहिए इस हिसाब से, पर वो जो अंदर की सोच थी कि बस अगर प्रोजेक्ट मिलेगा उसी के बाद मैं हैदराबाद जाऊंगी। तो एक विक्सी फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, बहुत जल्द अनाउंस भी होगी, उसमें मुझे एक रोल मिल गया और वो उसी दिन हुआ था, सेम डे। अच्छा, हाँ, कमिटमेंट के दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत भी फिर साथ दे देती है अगर आपका कमिटमेंट और हार्ड वर्क हो। सही बात है जी। चलिए हम गुफ्तगू को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे और फिल्म से मुताल्लिक़ भी बातचीत हम करेंगे। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं एंकरिंग की दुनिया का ताबिंदा सितारा, जिन्हें आप और हम नादिया के नाम से जानते हैं। नादिया, ब्रेक से पहले आपने मुंबई नगरी के बारे में, वहाँ के काम के बारे में बताया, तो अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके कैरियर के दौरान वो कौन सा लम्हा रहा होगा जिससे आपको खुशी या फिर मायूसी हासिल हुई, जिससे आपको सबक हासिल हुआ हो? खुशी वाले से स्टार्ट करेंगे जी। जब मैंने इंडिया को दुबई में रिप्रेजेंट किया था ग्लोबल विलेज में, तो वहाँ पर एक है इंडिया पवेलियन, वहाँ पर तो वो मेरा 40 डेज़ 2 मंथ्स जर्नी था जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। और मुझे कभी ये अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे वापस आने के बाद मेकिंग इंडिया प्राउड का टाइटल भी मिलेगा, और ये एक मैगज़ीन ने खुद से ही किया था। मतलब मुझे मेरे फ्रेंड ने वो फ़ोटो भेजा था कि एक आर्टिकल आया है तेरा दुबई को लेकर, काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है इसीलिए तू से बात करते हैं वो। तो ये जो दुबई की जो जर्नी थी, स्टार्टिंग में जब मैं गई थी मुझे ऐसा लगा कहीं मैंने गलत तो डिसीजन नहीं लिया। अच्छा। पर उसके बाद जैसे जैसे समय गया, जैसे जैसे वहाँ की ऑडियंस देखी, जितना उनका प्यार था इंडिया को लेकर, जिस तरह से वो सारे परफॉर्मेंसेस देखते थे, इतना ज़्यादा मज़ा आता था। इनफैक्ट यहाँ तक कि था एक मेरे पास उनका नंबर सेव है, दुबई फैमिली, वो फैमिली मेरे लिए बिरयानी बना कर लाते थे वो हमें खिलाने के लिए, और बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे हैदराबादी बिरयानी हो। और यही नहीं, मुझे उन्होंने एक ड्रेस भी गिफ्ट किया था। अच्छा। हाँ, तो एक अपनापन सा लगा था दुबई में, ऐसा घर बन गया था कि मुझे लगा अगली बार भी ग्लोबल विलेज में जाऊं। पर वो एक ही साल ऐसा था जहां पर एंकर ऑन स्टेज आई थी, वरना हमेशा वॉइस ओवर ही होता है। कोई ऐसी चीज जो आपको इवेंट में डिस्टर्ब करती है, आपको अपने पॉकेट से बाहर निकालनी है, मैं बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मोबाइल फोन्स, ओके, एंड स्विच योर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट मोड। अच्छा। तो UNI ने ये खिताब भी दिया था मुझे कि फर्स्ट इंडियन एंकर टू होस्ट कंसेक्यूटिव 50 इंटरनेशनल शोज। अच्छा, क्या बात है। हाँ, तो ये तो खुशी का लम्हा है। यस, खुशी का, बेहद खुशी का। इसके साथ साथ IPL
की बात कहो या फिल्म फेयर की बात कहो, तो जब कॉल आता था ऐसे नॉर्मल लगता था, पर जब शो हो जाता था तब ऐसे लगता था अच्छा मैंने ये किया। नहीं, ये तो खैर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अच्छा। मायूसी का मायूसी मैं चाह रही थी कि और खुशी के लम्हे कहूँ, जी। बट मायूसी जैसे एक क्या होता है, मैं आपको एक बात कहूँगी कि जैसे हम माइक पकड़ते हैं, आप खुद भी एक आर्टिस्ट है, कितने ही क्यों ना हम अंदर से मायूस हो, जैसे माइक हाथ में आता है जानी जी वो शब्द अंदर से चला जाता है। तो मायूसी वाला लम्हा मुझे अभी नहीं है मेरे पास, सच में। अच्छा। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको मतलब इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल हम एक्सेप्ट कर लिए हैं। अल्लाह करे कि आपको कोई ऐसी मायूसी हासिल ना हो। एक बार सोचती तो हूँ, पर सच में मतलब ऐसा ज़रूर रहा है, अगर मायूसी शब्द लाते हैं कि जब मैं दुबई गई थी तब बस डैड गुजर गए थे और उसके बाद मैं गई थी, तो अंदर से मैं मायूस थी, पर 45 डेज़ की जो जर्नी थी यूँ निकल गई। एंड ऐसा भी एक समय था जब एक और ऐसा ही कुछ फैमिली में रिचुअल था और सेम डे मैंने शो का कमिटमेंट ले लिया था, तो अंदर से ज़रूर मायूस थे और मुझे लगा था कि मैं शायद माइक नहीं पकड़ पाऊंगी। अच्छा। पर वहाँ शो में किसी को नहीं पता था कि सिचुएशन क्या है, और शो स्टार्ट हुआ, शो एंड हुआ, और जैसे ही मुझे निकलना था तब मैंने कहा कि मुझे अभी जाना पड़ेगा और ये काम है। तो मायूसी अंदर भी थी, तो उस माइक ने निकाल दी। ये बात तो है, आर्टिस्ट के साथ ऐसे ही होता है। अच्छा नादिया, ये तो खैर खुशी और मायूसी की बात हाँ। हमने आपसे पूछी, लेकिन अब हम बात करेंगे, आप कॉर्पोरेट लेवल की एक मशहूर एंकर रही हैं और हैं। हाँ। अब मुंबई का तो रुख किया है आपने, लेकिन कोई खूबसूरत से इवेंट्स के बारे में हमें बताइए। लंदन का शो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा, क्योंकि लंदन का शो जब आया था, मुझे उससे पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे जाना है लंदन। वहाँ पर जो कुछ भी होता था, चाहे वो स्टेज पर लोगों को परफॉर्म करवाना होता है या फिर लोगों में वो एक्साइटमेंट ऑन करना है, जिस पर्पस से हम लोग गए थे, वो सब कुछ ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। प्लस मुंबई में जितने ही मेरे सेलिब्रिटीज़ के साथ शो हुए हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो, वरुण धवन, सनी लियोनी और दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को मैं मिली हूँ, और हर बार एक अलग एक्साइटमेंट होता है, बहुत ही मज़ा आता है सच में। Ramleela along with Deepika Padukone. I am not Deepika. Along with Deepika Padukone. खाली हम दोनों ऐसे रहते हैं साथ में, बट मैं दीपिका नहीं हूँ। अच्छा अब हम बात करेंगे ऑडियंस की। जी। तो हैदराबाद की ऑडियंस में, मुंबई की ऑडियंस में आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? स्मार्ट दोनों ही ऑडियंस हैं, अपनापन अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ही ऑडियंस अपनापन दिखाएगी। बट एक चीज़ है कि हैदराबाद में मुझे लगता है कि ज़्यादा अपनापन मिलेगा, क्योंकि जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी रिजर्व होती है और एंकर का काम बढ़ जाता है कि उन्हें खोलना है। और मैं एक गेम्स एनर्जाइज़र हूँ, ऑडियंस को एंगेज करती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा वो क्लैप की एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा मज़ा आता है और जो ऑडियंस है हमें पता है कि कब कितना खोलना है। अच्छा। मुंबई में जो भी हम परफॉर्म करते हैं वहाँ कहीं से भी ऑडियंस हो सकती है, तो वो थोड़ा सा गेज करना होता है। अच्छा। हाँ, तो हैदराबाद में थोड़ा सा ज़्यादा अपनापन लगेगा और मुंबई में थोड़ा समझदारी से आगे बढ़ना है। चलिए अभी आप लॉकडाउन के बाद हाँ। एंकरिंग से अदाकारी की तरफ रुख कर रही हैं, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। वैसे वो आपने ब्रेक से पहले बताया था कि OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कुछ करने जा रही हैं। हाँ। थोड़ा सा खुलासा कीजिए। ठीक है, तो अभी इसकी शूट होनी है, बट किस तरह से हुई है ये बताती हूँ। और किस तरह का हाँ। रोल रहेगा? किस तरह का रोल रहेगा, तो विक्सी एक छोटे से लड़के की कहानी है। मुझे मयंक जी ने कंप्लीट कहानी बताई थी, एक बहुत ही इत्तेफाकी मीटिंग थी उनके साथ, जहाँ पर उनको पता भी नहीं था कि मैं थिएटर प्रैक्टिसिंग एक्टर हूँ और मेरे पास कुछ ऑडिशंस भी है, मैंने एज एन एंकर रोल भी किया है, ये उनको बिल्कुल नहीं पता था। तो उस मीटिंग में उन्होंने बात की कि वो अभी एक फिल्म के लिए ऑलमोस्ट रेडी है और OTT के लिए अप्रूवल आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा उसकी स्टोरी कैसी है, तो उन्होंने स्टोरी बताई और सारे कास्ट भी बता चुके थे। अब बारी थी मेरी, मैंने जैसे अपना ऑडिशन बताया तो उन्होंने कहा हमारे पास एक रोल है जो आपके इस ऑडिशन से मैचिंग है। तो जो छोटा सा लड़का है, मुझे पता नहीं मुझे ये रोल बताना चाहिए कि नहीं, पर वो जो छोटा सा लड़का है उसे एक अट्रैक्शन होता है एक टीचर से। मतलब जो टीचर यानी ये एक ऐसी बंदी है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, स्टोरी कहती है और उससे वो लड़का बहुत कनेक्ट कर पाता है। तो यही रोल मुझे मिला उसमें। अच्छा। हाँ, तो अभी इसकी शूटिंग तो बाकी है, पर सेम डे
कंफर्मेशन हो चुका था। एक जिमी शेरगिल की भी फिल्म है OTT प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें मुझे एंकर का रोल मिला, तो वो अच्छा। मैंने जस्ट अभी रिसेंटली उसका शूट कंप्लीट किया। अच्छा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जो कि बहुत ही फेमस शो है, उसमें मैंने अगेन एंकरिंग का रोल किया था ऑन स्टेज, जो कि ऑलरेडी कास्ट हो चुका है। अच्छा नादिया, आप एंकरिंग तो बखूबी करती हैं, जी। जब आप अदाकारी की तरफ रुख कर रही हैं तो कितना फ़र्क आप महसूस करती हैं एक्टिंग में और एंकरिंग में? एंकरिंग में जो 5 W's होते हैं वो ऑलमोस्ट कंफर्म है ना, कि आप कहाँ हो, आप क्या हो, आपका रोल एज एन एंकर ही है, आप कहाँ हो, आप किस ऑडियंस के पास हो। तो यहाँ पर हम ऑडियंस को समझते हैं, बट और ऑडियंस के हिसाब से हम बातचीत करते हैं। एक्टिंग की हम बात करेंगे जानी जी, तो वो है 5 W's, कि आप कौन हैं, तो हमें अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है, राइट। तो वो 5 W's के हिसाब से हम बदलते हैं वहाँ अच्छा। कंप्लीटली जी। अच्छा, ये बदलाव है। ये बदलाव है, टोटली बदलाव है, कि एक्शन जो होता है उसके बाद की जो आवाज़ है और उसके बाद जो मुझे बात करना है, वहाँ मुझे एग्जिस्ट ही नहीं करना है, नादिया को एग्जिस्ट नहीं करना है वहाँ अगर मेरा रोल है मान लीजिए एक बच्ची का, कॉलेज गोइंग गर्ल का, तो वहाँ पर वही दिखना चाहिए। अभी एक सवाल जो जुड़ता है, वो आपने अभी बताया OTT प्लेटफॉर्म की कहानी, तो उससे लगभग जुड़ता हुआ एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि तालीम इंसान की शख्सियत संवारती है और सलाहियत इसको रोशन किरदार में ढालती है, इसको आप किस जाविये से समझती हैं और देखती हैं? तालीम तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये तो ऐसा प्रोसेस है जो चलते ही रहना है, क्योंकि जितना हमारे पास इल्म है, जितनी तालीम है, जितना हम एडुकेटेड है, उतना हमें ही फ़ायदा है। तो इस चीज़ को मैं एक बार फिर से पहली बात से कनेक्ट करूँगी कि एक आर्टिस्ट प्रैक्टिसिंग होगा। अच्छा। तो प्रैक्टिसिंग में हमें तालीम होनी चाहिए, शब्दों की हमें तालीम होनी चाहिए, भाषा की हमें तालीम होनी चाहिए, अगर एक्टर है तो हम जो रोल कर रहे हैं उसकी। तो तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा ज़िंदा है। सही बात। और तभी आप एज एन आर्टिस्ट जिंदा हो। सही बात है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं जी। किसी और प्रोग्राम में, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बहुत बोल लेती हैं और मैं भी बोलता हूं, क्योंकि हाँ। कभी कभी हमको बोलने का मौका कम होता है। तो बहरहाल हमारा जो आखिरी राउंड होता है वो है रैपिड फायर, जिससे हमने नाम दिया है चलते चलते। अच्छा। जिसमें हमने कुछ सवाल करेंगे जो हाँ। फौरी आपको जवाब देना होगा। ठीक है। आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। पहला सवाल, आपकी ज़िंदगी का ख्वाब क्या है? मेरी ज़िंदगी का ख्वाब, तो मेरा एक ज़िंदगी का गोल है और वो है एज एन एक्टर। तो मेरा बस वो ख्वाब पूरा हो जाए, जो कि बहुत सारी फिल्म्स करनी है मुझे अच्छा। एज एन एक्टर। आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है? रिसेंट में मुझे लव यू ज़िंदगी बहुत पसंद है। अगर आप अपने से कुछ चीज़ हासिल करना चाहोगी तो क्या हासिल करोगी? ये फिर से सेम रिपीट हो सकता है, क्योंकि वो एक्टिंग ही है। अच्छा। खुद से अगर कुछ करना है तो बिल्कुल अच्छा। एक्टिंग है। और अभी मेरे दिमाग में है OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक्टिंग, वेब सीरीज। ओके। आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरती हैं? गुस्से से, अपने खुद के गुस्से से। अच्छा। मेकअप के लिए कितना वक्त मिलना चाहिए हर लेडी को? कम से कम की अगर हम बात करें कि बहुत रश है, 2 घंटा। 2 घंटे? 2 घंटे कम से कम। उसके बाद वो बेचारे का अगर हस्बैंड, ज़्यादा उसका है- बॉयफ्रेंड अगर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है- हो जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा। आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रही हैं तो क्या चीज़ आप नोट करेंगी? वैसे तो अगर फिजिकल अपीयरेंस जाए तो आंखें, जैसे कि आपकी आंखें हैं, और उसके बाद अगर आप फर्स्ट चीज़ कहोगे तो आंखें हैं, पर अगर 1 मिनट भी उससे ज़्यादा जाए तो फिर इंटेलेक्ट पावर, या किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह की उनकी सोच है। ओके। आपको शायकीन किस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा देते हैं? हमेशा ये है एनर्जी का ज़रूर मिलता है। अच्छा। हाँ, आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। हाँ, अच्छा। क्योंकि जैसे दिखता है, और फिर सभी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट के साथ बात करना, ये है उनको एक्साइटमेंट में लाना, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट मिल ही जाते हैं। बट एनर्जी ज़रूर मिलती है और भाषा की क्लैरिटी, ओके। ये ज़रूर मिलती है। माइक में और थोड़ी सी क्लियर हो जाती है आवाज़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नादिया, आप आई, इतना वक्त दिया, लेकिन आखिर में जी। जो
ऑडियंस में से जो भी एंकरिंग की तरफ अपना कैरियर बनाना चाहता है उसे आप क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे? बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर आए हैं हैदराबादी सितारे में और उन्होंने इसके बारे में टिप्स दी है। उसके अलावा अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके परिवार में जो भी फंक्शन होता है प्लीज़ उसमें आप परफॉर्म करें, स्टेज पर जाए, ऐसे कई ओपन माइक सेशंस होते हैं उसमें परफॉर्म करें। एटलीस्ट ये जान लें कि क्या सच में आप माइक पकड़कर बात कर सकते हैं। येस, तो फिर इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पर ज़रूर अपडेट कर दीजिए कि आप अवेलेबल हो शोज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, अच्छी तजवीज़ पेश की। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना वक्त दिया, मुंबई से आप यहाँ पर आई हमारे इस शो के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।